बच्चे, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। मुझे बैठक वाले कमरे में ले चल, मैं तेरा घर बांटने का सपना पूरा करूंगा। जी दादाजी। शिवम ने दादाजी को उठाकर घर के मुख्य कमरे में सबसे ऊपर वाली जगह पर बैठा दिया। दादाजी ने धीरे से कहा, अपनी माँ को अंदर बुलाओ और तुम लोग सब बाहर खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी दरवाजे के पास आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? शिवम ने चिंता से कहा। दादाजी आप गुस्सा मत करना। फिर उसने कमला देवी की तरफ देकर चेतावनी दी, मेरे दादाजी तुमसे ठीक से बात करना चाहते हैं, अगर उनकी एक भी बाल बराबर बेइज्जती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर शिवम महेश के पास गया और उसके कंधे पर जोरदार लात मार दी। हरामी, तुझे दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, फिर मुझे क्यों मार रहा है? शिवम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर तुझे मारा? हिम्मत है तो अपनी माँ को बचा ले। महेश चिल्लाया, तू बड़ा मर्द बन रहा है क्या? हाँ, और सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। अगर अब भी अंदर जाकर दादाजी की बात नहीं मानी तो और भी मार पड़ेगी। महेश हमेशा से कमला देवी का सबसे प्यारा बेटा था, उसे चोट लगती तो दर्द माँ को होता था और शिवम यही बात अच्छी तरह जानता था। कमला देवी गुस्से से कांपती हुई बोली, ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे में घुस गई। बूढ़े आदमी, क्यों बुलाया है मुझे? दादाजी ने शांत स्वर में कहा। दरवाजा बंद कर दो। कमला देवी तुरंत ताना मारते हुए बोली, वाह, मैं भले अभी भी जवान दिखती हूँ लेकिन आखिर हूँ तो तुम्हारी विधवा बहू। दिन दहाड़े एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना अच्छा लगेगा क्या? तभी बाहर से महेश की दर्द भरी चीख सुनाई दी, आह माँ! शिवम बाहर फिर उसे मार रहा था। अगर दादाजी की बात नहीं मानी ना तो अब रवि की बारी है। ये सुनते ही रवि घबराकर दौड़ा और खुद जाकर कमरे का दरवाजा बंद कराया। कमरे के अंदर दादाजी ने सीधे मुद्दे पर बात की, मेरी और शिवम की जमीन अलग कर दो। मैं शिवम और पूजा के साथ पुराने तालाब वाले छोटे घर में रहूंगा। तू अपने दोनों बेटों के साथ अलग रह और पूजा की जमीन तुम लोग रख लेना, उसे मुआवजा समझ लेना। कमला देवी तुरंत भड़क उठी, इतना आसान नहीं है, अगर वो चला गया तो घर का सारा काम कौन करेगा? दादाजी ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, शिवम तुम्हारा असली बेटा नहीं है। मैंने आज तक ये बात उससे छुपा कर रखी ताकि उसे लगे कि उसकी भी एक माँ है, लेकिन अगर तू नहीं मानी तो मैं उसकी सच्चाई उसे बता दूंगा। कमला देवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी तब शिवम के पिता श्यामलाल पहले ही शिवम को कहीं से लाकर पाल रहे थे और महेश उसका अपने पहले पति से पैदा हुआ बेटा था। सालों तक कमला देवी ने शिवम की असली पहचान छुपा कर रखी ताकि वो माँ का कर्ज महसूस करे और इस घर के लिए जानवरों की तरह काम करता रहे। लेकिन अब शिवम का बदलता स्वभाव देखकर उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये राज खुल न जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, घर बांटना है तो बांट लो, लेकिन सिर्फ तुम दोनों अलग जाओगे। पूजा मेरी बेटी है, वो यहीं रहेगी और मेरी सेवा करेगी। और सुनो, अगर तुम लोग तालाब वाले घर में रहोगे तो इसका मतलब तालाब भी तुम्हें चाहिए, तो बदले में अपनी खेत वाली जमीन छोड़नी पड़ेगी। फिर उसने दादाजी को उकसाने की कोशिश की, मत भूलो तुम्हारा असली पोता सिर्फ रवि है। क्या मरने के बाद अपनी अच्छी जमीन उस पराये लड़के को दे दोगे? तालाब वाली जमीन ज्यादा कीमती नहीं थी, मछलियां कम निकलती थी और खर्चा ज्यादा था, इसलिए कमला देवी खुद उसे नहीं चाहती थी। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, खेती वाली जमीन तुम रख लो, लेकिन मेरे नाम की सूखी जमीन मैं अपने पास रखूंगा। आखिर शिवम ही मेरा बुढ़ापा संभालेगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। कमला देवी ने बस ठंडी आवाज में हूँ कहा। हालांकि वो खुश नहीं थी लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। तभी दादाजी ने बाहर आवाज लगाई, शिवम अंदर आ जाओ। शिवम तुरंत कमरे में दौड़ता हुआ आया। दादाजी, बुलाया? तेरी माँ घर बांटने को मान गई है, अब से हम दोनों तालाब वाले घर में रहेंगे, मेरी सूखी जमीन और तेरे हिस्से के खेत हमारे होंगे। शिवम तुरंत बेचैन होकर बोला, सिर्फ मैं और आप? छोटी बहन का क्या? पिछले जन्म में जैसे ही पूजा 20 साल की हुई थी कमला देवी ने उसे पैसों के लिए एक बूढ़े कुंवारे आदमी को बेच दिया था और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, शिवम हम दोनों मर्द हैं, पूजा का हमारे साथ रहना ठीक नहीं लगेगा, बेहतर होगा कि वो अपनी माँ के साथ रहे। शिवम अभी तक नहीं जानता था कि वो और पूजा असली भाई बहन नहीं है, लेकिन गाँव वाले ये बात जानते थे। अगर दोनों साथ रहते तो गाँव की औरतें तरह तरह की गंदी बातें बनाती। शिवम तुरंत बोल पड़ा, अपनी सगी बहन और दादाजी के साथ रहने में क्या दिक्कत है? शिवम, क्या तू अपने दादाजी की बात मानेगा या? ने उसकी आंखों में देकर पूछा। पक्का? हाँ, पूरे 200। ठीक है। फिर शिवम ने पूजा से कहा, जाओ गांव के प्रधान जी को बुला कर लाओ। ठीक है। पूजा तुरंत घर से बाहर निकल गई। कमला देवी फिर बोली, सुन शिवम, मैंने बेटी को तेरे साथ भेजने की बात मान ली है, लेकिन उसके हिस्से की खेती और जमीन तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे। शिवम ने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई। तीनों माँ बेटों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। ठीक है, ले जाओ जो लेना है, सच ही कहा गया है। बुरे लोग हमेशा अपने से ज्यादा खतरनाक इंसान से डरते हैं। कुछ देर बाद गाँव के प्रधान जी आ गए। शिवम, पूजा ने बताया कि तुम लोग घर बांटना चाहते हो। हाँ, मैं दादाजी और छोटी बहन को लेकर अलग रहना चाहता हूँ। इसके बाद शिवम ने प्रधान जी को सारी शर्तें विस्तार से बता दी। प्रधान जी ने कमला देवी और उसके बेटों की तरफ देखा। तुम लोग इन शर्तों से सहमत हो? शिवम की उठी हुई मुट्ठी देकर तीनों के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। हाँ, हम मानते हैं। प्रधान जी ने पूजा से पूछा, बेटी क्या तुम भी अपने दूसरे भैया के साथ जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अभी बंटवारे का लिखित कागज तैयार करता हूँ। आज जो तय होगा उसे बाद में कोई बदल नहीं सकेगा। प्रधान जी ने जल्दी ही बंटवारे का दस्तावेज तैयार कर दिया। सब लोग देख लो, कुछ और जोड़ना है क्या? रवि को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शिवम ने तुरंत कहा, एक बात और जोड़िए, मेरी माँ ने छोटी बहन को मेरे साथ भेजने के बदले मुझसे 200 रुपए मांगे हैं। आज के बाद छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, खासकर उसकी शादी विवाह का फैसला। उसमें कमला देवी, महेश या रवि का कोई हक नहीं होगा। ये बात लिखित में जोड़नी पड़ेगी। तीनों माँ बेटे अंदर से खुश नहीं थे, लेकिन शिवम के डर से विरोध भी नहीं कर सके। आखिरकार सब तय हो गया। इसके बाद शिवम और पूजा सामान बांधने लगे। साल 1985 में गाँव के घरों में रसोई का सामान बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था, इसलिए शिवम ने खाना बनाने वाला बर्तन उठाया, थोड़ी सुअर की चर्बी, नमक और जितना जरूरी सामान ले सका था सब बांध लिया। कमला देवी बाहर से
दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, अरे ओ हरामी, दरवाजा खोल, क्या मेरी चीजें चोरी कर रहा है? शिवम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ वही ले रहा हूँ जो हमारे हिस्से का है। उसने कमला देवी की बातों को अनसुना किया, सामान पूजा को पकड़ा दिया और खुद दादाजी को पीठ पर उठाकर पुराने तालाब वाले छोटे घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वो दादाजी और छोटी बहन को नई जिंदगी देना चाहता था, लेकिन शिवम के पास एक ऐसा रहस्य भी था जिसे कोई नहीं जानता था। उसके पास एक रहस्यमयी जगह थी जहाँ से वो साल 2005 का सामान 1985 में ला सकता था। जारी शिवम दादाजी और छोटी बहन को लेकर अलग हो गया। कमला देवी गुस्से में थूकते हुए बोली, हरामी कहीं का, घर छोड़कर जाएगा तो दुनिया की ठोकरें खाएगा। बस 2 छोटे खेत, थोड़ी सी बंजर जमीन और वो बेकार सा तालाब लेकर क्या अच्छी जिंदगी जिएगा? सबने देखा है, वो हरामी एक दिन जरूर रोता हुआ वापस आएगा। उस दिन हम उससे पूरे गांव के सामने घुटने टेकवाएंगे, तभी आज की बेइज्जती का बदला पूरा होगा। सही कहा। उधर शिवम, पूजा और दादाजी अब तालाब वाले छोटे घर तक पहुंच चुके थे। घर में ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए भाई बहन ने जल्दी ही सब साफ सफाई करके ठीक कर लिया। पूजा अचानक बोली, अरे भैया, हम माँ से चावल लेना तो भूल ही गए, तू यहीं दादाजी के साथ रह, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन भैया, माँ से फिर झगड़ा मत करना। चिंता मत कर। शिवम की मार का डर कमला देवी के मन में अभी भी ताजा था, इसलिए उसने बिना बहसिए उसे अनाज दे दिया। उधर पूजा पेड़ के नीचे बैठकर दादाजी से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद उसने दूर से शिवम को कई बोरी अनाज उठाए आते देखा। भैया, आप आ गए? माँ ने परेशान तो नहीं किया? अब वो मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर शिवम मुस्कुराया, छोटी बहन, अब से तू पेट भरकर खाना खाएगी। पूजा की आंखें खुशी से चमक उठी। दूसरे भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। रात का खाना खाने के बाद तीनों पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा लेने लगे। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, छोटी बहन, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम तालाब में ढेर सारी मछलियां पालेंगे, साथ में कमल भी लगाएंगे, फिर कमल के फूल देखेंगे और कमल ककड़ी खाएंगे। पूजा उत्साहित होकर बोली, वाह, सच में? मैंने आज तक असली कमल का फूल नहीं देखा। दादाजी ने आधी नींद में